everyone, I welcome you once again to this channel प्रभावी एजुकेशन हब। एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो ये फाइनल वीडियो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस का। इसमें लगभग 40 से 41 वीडियो हैं टोटल, और ये सारे वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ के पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हो, जिसका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है 5 सितंबर ऑफ दिस ईयर। ठीक है, 2021 में इसका एग्ज़ाम हो जाना है। 5 सितंबर को ही एग्ज़ाम हो जाना है। तो और आपके पास कितना 55 डेज के आसपास बचा हुआ है। 55 भी नहीं, इनफैक्ट 52 डेज बचा हुआ है। इसी पर्टिकुलर टाइम में आपको सब कुछ कवर करना है। इसके लिए मैं अपने चैनल पे सब कुछ ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर चुका हूँ। जैसे जीएस में इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सब कुछ कवर है, जिससे 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। 20 दिन का प्लान है, वो देख लेना जरूर। प्लेलिस्ट पेज पे विजिट करना, आपको ये प्लान मिल जाएगा। 20 दिन के अंदर आप एक इतना तो सॉलिड हो जाओगे, 100% श्योर हूँ मैं कि आप इसमें 40 के 40 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए इस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 में इनैक्ट हुआ था। ये भी ऐसा एक्ट है जो कि कॉलोनियल पीरियड में, जब भारत आज़ाद नहीं था, जब हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी थे, तब ये एक्ट बना था 1923 में। ठीक है, तो चलिए ठीक है। इसमें जो पहला सेक्शन 1 है, पहला जो सेक्शन है, सेक्शन 1 जिसको कहते हैं, उसमें बताया गया है कि ये एक्ट कहाँ लागू होगा, इसकी अप्लीकेबिलिटी क्या होगी। ज्योग्राफिकली ये ऑल ओवर इंडिया जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे लागू होगा। जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे कितने भी मैन पावर वो डिप्लॉय कर रहे हों, ऑल ओवर इंडिया में ये लागू होगा। ठीक है, तो सेक्शन 3 ऑफ 1 में, सेक्शन 3 ऑफ 1 में ये भी कहा गया है कि जो कवरेज होगा वर्कमैन का, वो सारे वर्कर्स होंगे। इसमें सारे वर्कर्स को कवर किया जाएगा, चाहे वो डायरेक्टली रिक्रूट किया गया है किसी एम्प्लॉयर के द्वारा, या फिर इनडायरेक्टली रिक्रूटेड है वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वो काम कर रहा है आपके पास, या फिर कोई बंदा अगर अब्रोड भी गया है उसके ऊपर भी ये लागू होगा। हमारी कंट्री का बंदा अब्रोड भी गया है तब भी उसके ऊपर, मतलब जितने भी एम्प्लॉई हैं हमारी कंट्री के, वर्कर हैं, सबके ऊपर ये कंपनसेशन एक्ट लागू होता है। कंपनसेशन से क्या मतलब समझ रहे हो? अगर मान लो कुछ डेथ हो जाता है एम्प्लॉई का ड्यू टू इंजरी, काम कर रहा है किसी कंपनी में, लोहा उठाया, कुछ ऐसा उठाया जिससे उसको चोट लग गई, इंजरी हो गई उसको, और इंजरी से उसको फर्दर डेथ हो गया, तो उस केस में उसको कंपनसेशन मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। इसके अलावा डेथ ही नहीं, इसके अलावा अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है, परमानेंट या फिर टेम्पोररी डिसेबलमेंट होता है, तो उस केस में भी इसको यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। ये जो सेक्शन 3 है इस एक्ट का, वो कहता है कि एम्प्लॉयर की ये लायबिलिटी है कि वो पे करे कंपनसेशन किसको, एम्प्लॉई को, यानी वर्कर को पे करेगा। कौन? एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्या केसेस हैं, किस केसेस में पे करेगा? अगर डेथ हो जाता है किसी इंजरी की वजह से, या फिर इंजरी हुई और डिसेबलमेंट हो गया, वो डिसेबल हो गया, वो मतलब अब काम करने लायक नहीं रहा। हो सकता है परमानेंटली डिसेबल हो गया, या फिर हो सकता है कि टेम्पोरली डिसेबल हो। दोनों केस में उसको कुछ कंपनसेशन मिलेगा। वो कंपनसेशन कितना मिलेगा, क्या तरीका रहेगा उसको डिटरमाइन करने का, वो भी मैं बताऊंगा। बने रहो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप 100% उसको कराओगे। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गई। मान लो ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होती है भाई? ऑक्यूपेशनल डिजीज सेक्शन 3 में कहा गया है कि मान लो कि एक बंदा काम कर रहा है एक कंपनी ABC में, यहाँ पे काम कर रहा है, इसके ऑक्यूपेशन का नेचर ऐसा है कि उसको कोई डिजीज हो गया। मान लो कि उसको यहाँ पे काफ़ी पॉल्यूशन है, तो उसको क्या हो गया, उसको सांस वास की रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई। मान लो ये किस वजह से हुई, इस ऑक्यूपेशन में था वो, इस वजह से हुई। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज अगर हो जाता है तब भी उसको कुछ कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का, वो कहता है कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना होगा। इसमें यही बताया गया है, बोला कि अगर डेथ हो जाती है एक एम्प्लॉय की ड्यू टू इंजरी,
काम करते समय इंजरी हो गई और उसका डेथ हो गया, तो उसको मिलेगा 50% ऑफ मंथली वेज। मान लो उसका मंथली वेज है, मान लो 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, ठीक है, मंथली वेज। और इसमें इस एक्ट को लागू करने के लिए कोई वेज की सीलिंग नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इतना मिनिमम मैक्सिमम वेज इतना ही होना चाहिए, इसके ऊपर होगा तो नहीं कंपनसेशन मिलेगा। ये कितनी भी सैलरी हो किसी की, उसको कंपनसेशन मिलता है। तो मान लो इसकी सैलरी, एक बंदा है श्याम, उसकी सैलरी 20,000 रुपये है और उसका डेथ हो जाता है ड्यू टू इंजरी। कोई काम कर रहा है, उसको इंजरी हो गई और उसका डेथ हो गया, तो उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा? इसका 50% यानी 10,000, ठीक है। क्या 10,000 ही मिलेगा खाली? नहीं, इसके अलावा एक फैक्टर, रिलीवेंट फैक्टर से गुना होगा। रिलीवेंट फैक्टर वो डिटरमाइन किया जाता है इसके एज के ऊपर, ठीक है। जितना ज़्यादा एज होता है उतना कम ये रिलीवेंट फैक्टर की वैल्यू होती है, जितना कम एज होता है उतना ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। तो मान लो 10,000 है और रिलीवेंट फैक्टर आ गया यहाँ पे, मान लो 40 आ गया, तो कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा, है ना। हो सकता है 70 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका रिलीवेंट फैक्टर एक शेड्यूल 4 है, उसमें बताया गया है। शेड्यूल जो है वो शेड्यूल 4 में बताया गया है कि क्या जो होगा वो रिलीवेंट फैक्टर होगा। तो 50% ऑफ द मंथली वेज एंड रिलीवेंट फैक्टर से गुना कर दो तो उतना उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। इसके अलावा मान लो डेथ नहीं हुआ, उसका टोटल डिसेबलमेंट हो गया, मान लो डिसेबल हो गया, इंजरी हो गई, उसको चोट लग गया और हाथ पाँव ही टूट गया, तो वो बंदा डिसेबल हो गया। डिसेबल हो गया तो इसको ज़्यादा मिलेगा, उस केस में डिसेबलमेंट में ज़्यादा मिलता है। 60% ऑफ द मंथली वेज इंटू एक फैक्टर, रिलीवेंट फैक्टर से गुना कर दो, जितना अमाउंट आएगा उसको कंपनसेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगेन ये जो रिलीवेंट फैक्टर है वो शेड्यूल 4 जो है इस एक्ट का, उसमें बताया गया है, ठीक है। अब इतना डीप जाके आप चेक मत करने लगना, इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे। नेक्स्ट है हायर द एज लोअर द कंपनसेशन। तो मैंने बताया ना कि जिस बंदे का एज ज़्यादा है ना उसको कंपनसेशन कम मिलेगा, बिकॉज उसका रिलीवेंट फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम उम्र वाले बंदे को ज़्यादा कंपनसेशन मिलता है। भगवान ना करे कि कंपनसेशन की नौबत आए, डेथ हो जाए, लेकिन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उस केस में एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उसको संतावना दिया जा सकता है, उसकी फैमिली को या फिर उसको। नेक्स्ट है सेक्शन 3A एंड 3B। इसमें बोला गया है इस पार्टिकुलर सेक्शन में, अंडर द कंपनसेशन एक्ट, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, इसमें बोला गया कि जब भी एक एम्प्लॉई, कब एक एम्प्लॉय को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मान लो कुछ ऐसा कंडीशन हो सकता है जिस कंडीशन में एम्प्लॉय को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। वो कंडीशन क्या है? अगर इंजरी होती है, ऐसी इंजरी होती है, पर्टिकुलर एक बंदा है जो कि कंपनी ABC में काम कर रहा है, इसका नाम है श्याम काम कर रहा है और उसको इंजरी लग गई, इंजरी लगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो ऐसा नहीं हुआ कि उसका पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया उस बंदे का, टोटल या फिर पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं हुआ। अगर उस बंदे का नॉट एक्सीडिंग 3 डेज, 3 दिन से ज़्यादा का उसका अगर इंजरी या फिर पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं होता है इस चोट के वजह से, तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो वो ठीक हो गया 3 दिन के अंदर ही है, तो क्या कंपनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर मान लो इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ, मान लो ऐसी कोई इंजरी होती है काम के दौरान जिससे डेथ नहीं होता है या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट नहीं होता है, बट ये जो इंजरी होती है वो होती है एक एक्सीडेंट के द्वारा, जब वो बंदा ड्रिंकिंग करके काम कर रहा हो तब उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ड्रिंकिंग करके या फिर ड्रग लेके काम करेगा तो कंपनसेशन कैसे देंगे, वो तो बंदा होश में ही नहीं है। इसके अलावा अगर डिसोबीडियंस करता है, अगर कोई मान लो सेफ्टी मीजर से रिलेटेड कोई गाइडलाइन है, कोई रूल है या फिर कोई सेफ्टी से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको कि भाई ये मत करना नहीं तो चोट लग जाएगी, फिर भी वो मानता नहीं है, करता है और उसको डिसेबलमेंट हो जाती है, जिसमें वो नॉट रिजल्टिंग इन डेथ या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट, बट उसको चोट लग जाती है, तो उसको अगेन यहाँ पे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। या तो वो कोई सेफ्टी गियर पहना हुआ है और जानबूझ के निकाल रहा है, तब भी उसको कंपनसेशन, चोट लगी वगैरह तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 10B क्या कहता है। सेक्शन 10B जो इस एक्ट का है वो कहता है कि रिपोर्ट ऑफ फैटल एक्सीडेंट, जो भी होता है, सीरियस इंजरी होती है, जो भी होता है, एक मान लो कर्मचारी है श्याम, अपना मान लो श्याम है और इसको चोट लग गई, फैटल एक्सीडेंट हो गया, इसका सीरियस इंजरी हो गई, तो इसका जो रिपोर्ट है ना वो इसके एम्प्लॉयर को, इसका जो भी एम्प्लॉयर होगा, मान लो एक कंपनी है ABC इसका एम्प्लॉयर है, इस पर्टिकुलर कंपनी को ना एक रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा
इस पर्टिकुलर बंदे से रिलेटेड एक रिपोर्ट देना पड़ेगा विद इन 7 डेज ऑफ हिज एक्सीडेंट। जो भी इसकी फैटल इंजरी या फिर एक्सीडेंट हुआ है उसके 7 दिन के अंदर ही कमिश्नर, जिसको कहते हैं कंपनसेशन कमिश्नर, कंपनसेशन के लिए कमिश्नर होता है कंपनियों में, उस कंपनसेशन कमिश्नर को ये रिपोर्ट 7 दिन के भीतर ही देना पड़ता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 14 इस एक्ट का क्या कहता है। ये बार करता है अपॉन कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द राइट फॉर पर्सनल इंजरी। कहने का मतलब है कि मान लो आप कर्मचारी हो, ठीक है, एक कंपनी एबीसी में काम कर रहे हो और आपको ये फायदा मिल रहा है कंपनसेशन एक्ट का, और आपको चोट लग गई, आप इंजर्ड हो गए और आपको कंपनसेशन मिल रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस कंपनसेशन को बोलोगे साहब ये मुझे कंपनसेशन नहीं दीजिए, एक मेरा फ्रेंड है राम, बहुत अच्छा लड़का है, उसी को दे दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट राइट फॉर पर्सनल इंजरी इज नॉट पॉसिबल और नॉट परमिटेड। नेक्स्ट है सेक्शन 4A। सेक्शन 4A क्या कहता है, पेनाल्टीज से रिलेटेड है ये। मान लो कोई एम्प्लॉयर है वो डिफॉल्ट करता है, वो पे नहीं करता है कंपनसेशन, तो उसको 50% ऑफ द कंपनसेशन अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। कंपनसेशन अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, साथ में एडिशनल क्या देना पड़ेगा, 50% कंपनसेशन अमाउंट का और साथ में इंटरेस्ट भी, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो ये क्या करता है, डिपॉजिट ऑफ कंपनसेशन जो है वो इसको पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को विद इन 1 मंथ के अंदर ही कंपनसेशन कमिश्नर को जो भी ये अमाउंट है जो कि इसने नहीं दिया है, ये कंपनसेशन कमिश्नर को 1 महीने के अंदर ही जमा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक मारना, शेयर करना दोस्तों के साथ। और ईपीएफओ में ये आपका जो है ना मील का पत्थर साबित होगा ये सीरीज, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, ठीक है। पूरी सीरीज देखना और यार दोस्तों तक भी पहुंचाओ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो वो भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।